Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to start a fresh topic from second chapter of class 11th chemistry, that is structure of atoms. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हम लोग का बोहर मॉडल। तो बच्चों नील बोहर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया। उनके भी कुछ पोस्टुलेट्स थे, हम लोग वन बाय वन उनके पोस्टुलेट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले बोहर ने क्या बोला, बोहर का जो मॉडल है बच्चों वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए वैलिड है या पर्टिकुलर एटम के लिए वैलिड है जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही सिर्फ हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड है। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों, दिस मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका क्या मतलब है बच्चों, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट या उन्हीं एटम्स के लिए वैलिड है जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। सेकंड मान लीजिए लिथियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों किसके पास, लिथियम्स के पास। अगर मान लीजिए लिथियम्स को हम किसी भी तरह Li2+ बना दे, मतलब किसी भी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लिथियम का हम निकाल दे तो हमारा लिथियम एटम भी एप्लीकेबल हो जाएगा किसके लिए, बोहर मॉडल के लिए। तो सिंपली आप ये कह सकते हो बच्चों कि बोहर मॉडल किसके लिए वैलिड है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट या फिर उन्हीं एटम्स के लिए आपका बोहर मॉडल वैलिड है। अब चलिए हम लोग बच्चों इसके जो मेजर पोस्टुलेट्स हैं वो वन बाय वन कवर करते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होता है बच्चों, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि पोस्टुलेट जनरली होता कुछ नहीं है, वो मान लीजिए अगर आप कोई चीज एज्यूम किए हैं, अगर हम कोई चीज एज्यूम करते हैं और एज्यूम करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज को जो एज्यूम किए हुए हैं अगर उसको प्रूफ कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है पोस्टुलेट्स। तो चलिए बोहर पोस्टुलेट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोहर मॉडल का क्या पोस्टुलेट्स था बच्चों, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट था एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बच्चों पहला पोस्टुलेट्स क्या था, बोहर कहते हैं एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एटम के पास क्या होता है, सबको पता है बच्चों, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, इक्वल होता है। किसके लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। अगर हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो ये सबसे पहला आपका बोहर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट है बच्चों कि एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये आपका पहला पोस्टुलेट है। जो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो बच्चों ये जो सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसका जो रेडियस है सेंटर से, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा, सेंटर से कांस्टेंट रहेगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्स्ड रेडियस। यहां पे क्या होगा, रेडियस फिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स electrons are revolving around the nucleus in a circular path which have fixed radius. This circular path is known as orbit or shell.
तो बच्चों ये जो सर्कुलर पाथ है जिसपे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इसी को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल। दोनों का मतलब सेम है, या आप ऑर्बिट बोलिए या फिर आप शेल बोल सकते हैं। तो ये मेरा बच्चों सेकंड पोस्टुलेट्स था बोहर का। मेरा तीसरा पोस्टुलेट्स है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है अमंग ऑल बोहर पोस्टुलेट्स। तो तीसरा पोस्टुलेट्स क्या कहता है बच्चों? फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस द सेंट्रिपिटल फोर्स required is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons। अब बच्चों इसको समझिए, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। तो बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए एक फोर्स का जरूरत है, जिस फोर्स को हम कहते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमको पता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, जो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करे। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच लग रहा है। अब देखिए बच्चों, हमको पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका वैल्यू क्या होता है? mv²/r। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? mv²/r। ये बच्चों ये किसके बराबर है बच्चों? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है बच्चों कूलॉम लॉ ने हमें क्या सिखाया? मान लीजिए ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 और ये r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? K Q1 Q2/r²। ये हमें कूलॉम लॉ ने सिखाया है। तो बच्चों अगर कूलॉम लॉ हम यहां अप्लाई करते हैं तो हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चों, ये न्यूक्लियस है, इसके पास टोटल चार्ज कितना है? Z/E, और इलेक्ट्रॉन के पास E चार्ज है। तो बच्चों ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? K Q1 हो गया Z/E इंटू Q2 हो गया E/r²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। ये बच्चों हमें एक सुंदर सा फॉर्मूला मिल गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोहर पोस्टुलेट्स का। ठीक है बच्चों, तो बोहर क्या कहते हैं? बोहर ये कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा अपने सर्कुलर ऑर्बिट पे तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत पड़ेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट पे कंटिन्यू घूम सके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हमको पता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो हमें एक यूजफुल फॉर्मूला मिल गया बच्चों, mv²/r इज इक्वल टू kZ/E²/r²। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स। ये हमारा बच्चों तीसरा पोस्टुलेट्स था बोहर का। तो बच्चों ये मेरा चौथा पोस्टुलेट्स है बोहर मॉडल का। चौथा पोस्टुलेट्स क्या कहता है? आउट ऑफ ऑल द इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज पाथ इन विच
its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi। देखिए बच्चों, ये बोहर पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे पॉसिबल पाथ्स हैं, न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे पॉसिबल पाथ्स हैं, पर सभी पॉसिबल पाथ्स पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन पाथ्स पे रिवॉल्व करेगा जहां जिसका की एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल है बच्चों, h अपॉन 2 पाई का। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम mvr ये किसके बराबर होगा बच्चों, h अपॉन 2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब बच्चों जो यहाँ पे अगर इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा nh अपॉन 2 पाई। तो इससे हम ये कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो n का वैल्यू है, n क्या है, ये नंबर ऑफ शेल्स है। n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेल, n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकंड सेल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ उसी पाथ पे रोटेट करेगा जिस पाथ का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h अपॉन 2 पाई। देखिए h अपॉन 2 पाई, उसके बाद सेकंड 2h अपॉन 2 पाई, फिर 3h अपॉन 2 पाई। तो जो वैल्यू है n का बच्चों यहाँ पे, ये n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, इंटीजर रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये n का वैल्यू हमेशा यहाँ रहेगा इंटीजर के फॉर्म में। यहाँ पे ये फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता, जैसे 0.1h, 0.2h या 3/2h, 5/6h, ना तो फ्रैक्शनल के फॉर्म में रहेगा ना तो डेसिमल के फॉर्म में। ये इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा h अपॉन 2 पाई के फॉर्म में, मतलब ये हमेशा n का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इंटीजर के फॉर्म में, 1 2 3 4 5। तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। तो ये बच्चों हमारा चौथा पोस्टुलेट्स है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ्स अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज सर्कुलर पाथ whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। जहां पे angular momentum जो कि mvr है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो h upon 2 pi, ठीक है। angular momentum of electron is quantized in Bohr model। अब देखिए इसका मतलब क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखिए h अपॉन 2 पाई क्या है मेरा, ये पैकेट्स, h अपॉन 2 पाई 1 पैकेट है, 2h अपॉन 2 पाई ये 2 पैकेट्स, 3h अपॉन 3 पाई ये 3 पैकेट्स। पैकेट इज नथिंग बट क्वांटा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों h अपॉन 2 पाई 1 क्वांटा, 2h अपॉन 2 पाई 2 क्वांटा, 3h अपॉन 3 पाई 3 क्वांटा। तो बच्चों इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन बोहर मॉडल। क्या क्वांटाइज्ड होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। देखिए वो सीरीज में चल रहा है, h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, मतलब ये h अपॉन 2 पाई के क्वांटाज में ये आगे चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन बोहर मॉडल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों कि कौन सा चीज इसमें क्वांटाइज्ड होता है बोहर मॉडल में, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये बच्चों मेरा फोर्थ पोस्टुलेट्स था। ये पांचवा पोस्टुलेट्स क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट और अ शेल, इट नीदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। दैट मींस दैट दीस शेल और ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है तो बोहर क्या कहते हैं कि जब भी न्यूक्लियस के अराउंड जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता है ना तो एनर्जी गेन करता है, मतलब वो फिक्स्ड एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी के साथ वो रोटेट करता है। यहाँ पे क्या किया बोहर ने, पहले ही कह दिया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट और अ शेल, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट या शेल पे रिवॉल्व या रोटेट करता है तो वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना तो एनर्जी लूज करेगा। इसीलिए उस शेल या ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे जब रोटेट करता है तो ना तो एनर्जी लूज करेगा या ना तो एनर्जी गेन करेगा, इसीलिए हम बच्चों उसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये था बच्चों हमारा पांचवा पोस्टुलेट्स। हमारा छठा पोस्टुलेट्स क्या कहता है
When an electron move from lower shell to higher shell, it will absorb energy, or from higher shell to lower shell, it will emit energy. For example, मान लीजिए बच्चों, ये आपका N1 एनर्जी लेवल है और ये आपका N2 एनर्जी लेवल है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स आपका N1 पे है, तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल पे रहेगा तब ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और ये मूव कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। या तो फिर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे रहेगा, वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आने के लिए क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो बच्चों यही कह रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और या तो फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो बच्चों ये एनर्जी डिफरेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एमिट, इसको हम लोग डेल्टा ई से डिनोट करेंगे बच्चों। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1, ये मॉड वैल्यू देंगे। बच्चों देखिए, हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या तो फिर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी एमिट होता है बच्चों, इसका किससे हम लोग डिनोट करेंगे, ये डेल्टा ई, मतलब चेंज इन एनर्जी। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, मतलब हायर एनर्जी लेवल का और लोअर एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एनर्जी एमिट का वैल्यू। अब देखिए बच्चों, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारा डेल्टा ई क्या है, या मेरा एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो मेरा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी एमिट किया। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमारा बच्चों छठा पोस्टुलेट्स था। बच्चों हमारा सातवां पोस्टुलेट्स क्या कहता है, मान लीजिए मेरा कोई एनर्जी लेवल है N2 और ये एनर्जी लेवल है N1। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अपने N1 एनर्जी लेवल से N2 पे जाता है तो ये कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसको फोटोन के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है बच्चों, जब फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, या तो फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो फोटोन को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, किसके फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में, या तो फिर अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो क्या करेगा, अपने एनर्जी को एमिट करेगा, वो भी किस फॉर्म में करेगा, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ पे जो फोटॉन्स है, जो ये एनर्जी है, अगर इसका वेवलेंथ हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमें पता है बच्चों E क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों hc अपॉन लैम्डा फॉर एब्जॉर्ब, ये हो गया बच्चों एनर्जी लेवल फॉर, ये हो गया बच्चों एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और एमिट करने के लिए बच्चों यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, hc अपॉन लैम्डा एमिट। तो यहां से बच्चों हम इस फोटोन का वेवलेंथ बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी क्या होता है बच्चों, hc अपॉन लैम्डा, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, hc अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब। यहाँ से हम लोग बच्चों वेवलेंथ निकाल सकते हैं इस फोटोन का जो कि इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एमिट किया, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फोटोन का जो, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एमिट किया, जब अपने लोअर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आने पे इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एमिट किया, उस फोटोन का हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, hc अपॉन लैम्डा एमिट। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं
यहाँ पे जो Hc अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब है इसका वैल्यू क्या होगा, En2 माइनस En1, ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर आएगा। और जो एमिट किया बच्चों, इसका एनर्जी लेवल का क्या होगा फॉर्मूला, En1 माइनस En2। यहां से हम आसानी से कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा, फोटोन के। तो इस एनर्जी जो फोटोन है बच्चों, इसका वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, Hc अपॉन लैम्डा एब्जॉर्ब, ये किसके बराबर होगा बच्चों, एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1 लेवल, ठीक है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे जो फोटोन एमिट है इसका वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Hc अपॉन लैम्डा एमिट विच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ N1 माइनस एनर्जी ऑफ N2। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो अपने फोटॉन्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उस फोटोन का वेवलेंथ हम इस फॉर्मूला से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो फिर इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो फोटोन को एमिट करता है, उस फोटोन एमिट का वेवलेंथ हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा 7वां पोस्टुलेट्स, जो कि हमें बताता है कि फोटॉन्स जो एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल और उसके कंस्टिट्यूएंट पोस्टुलेट्स। तो ये था बच्चों हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स पोस्टुलेट्स। तो आई होप बच्चों आपको बोहर एटॉमिक मॉडल क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक बार जाके आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।